नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है और आज है 4 जनवरी, ठीक है? 4 जनवरी है और 4 जनवरी की जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आज की इस क्लास में हम 4 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आप लोग जो है इस क्लास को पूरी अंत तक ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आप लोग बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करिए। और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, किसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? तो हम क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कि मनुष्य शरीर की श्रोता सीमा कितनी होती है, मतलब सुनने की क्षमता कितनी होती है? व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग? कितनी मतलब की क्षमता होती सुनने की? 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से, या फिर 20,000 तक, 50 से 50,000 तक, या फिर 100 से 1,00,000 तक? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज तक जो है मानव की श्रोता क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मानव का कान सीमित आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की ध्वनि ही सुन सकता है, ठीक? सीमित फ्रीक्वेंसी ही सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को 20 हर्ट्ज की ध्वनि कम ध्वनि को जो है इन्फ्रासोनिक तथा 20,000 अधिक से ध्वनि को जो है अल्ट्रासोनिक कहते हैं। सामान्य मानव कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही ध्वनि सुन सकता है। यह तथ्य भौतिक विज्ञान फिजिक्स से संबंधित है और जो है फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उनको 1 नंबर मिल गया होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? विच प्रोड्यूसर इज यूज टू अमेंडेड मोस्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, जनमत संग्रह या राष्ट्रपति अनुपस्थित? तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया हैं। कितनी प्रक्रिया हैं? 3 प्रक्रिया हैं। अधिकांश अनुच्छेद में संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है। किससे? विशेष बहुमत से किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने व अनुच्छेद 368 इस प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शेर की दहाड़ और मच्छर भरभराहट में किस तारतु अधिक होता है? किसका तारत अधिक होता है? शेर की दहाड़, मच्छर की भरभराहट में किसका तारत अधिक होता है? शेर, मच्छर दोनों समान या कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मच्छर का। ध्वनि की तारत फ्रीक्वेंसी उच्च होने पर आवाज अधिक तीव्र और तीखी होती है। मच्छरों की भ्रमराहट बहुत उच्च आवृत्ति होती है। शेर की दहाड़ अपेक्षाकृत कम आवृत्ति होती है, इसलिए मच्छर की ध्वनि को तारत शेर की ध्वनि की तुलना में अधिक होता है। उच्च तार ध्वनि आमतौर पर तेज और अधिक सूक्ष्म होती है, ठीक है? अधिक अधिक तेज और सूक्ष्म होती है, ठीक है? हालांकि शेर की दहाड़ तो बहुत ही तेज होती है, लेकिन ये जो सूक्ष्म जो यहाँ पर क्या क्या लिया गया? सूक्ष्म तेज ध्वनि लिया जाता है, ठीक है? देखिए सूक्ष्म तेज ध्वनि, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है
रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1957, 1973, 1884, 1887। तो रोलिंग एक्ट जो है वो पास किया गया था 1773 में, ऑप्शन नंबर बी 1773 में। और रोलिंग एक्ट 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करना था। क्या करना था? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करना था। इस एक्ट से गवर्नर और बोर्ड की स्थापना हुई थी। किसी गवर्नर और बोर्ड की स्थापना हुई। कंपनी के अधिकारियों पर ब्रिटिश सरकार की निगरानी बढ़ाई गई। यह भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण सुधार था। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न भौतिक गुणधर्म वाले परंतु समान रासायनिक गुण वाले तत्व क्या कहलाते हैं? भिन्न भौतिक गुण वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है सम सममितीय तत्व, समस्थानिक तत्व, आइसोटोप या मिश्र धातु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइसोटोप वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। इस वजह से उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण समान रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के प्रोटियम और ड्यूटेरियम। वे रेडियोधर्मी और स्थिर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जी करेक्ट है, आइसोटोप। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या फिर सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। एनी बेसेंट ने जो है भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन सेल्फ रूल की मांग को बढ़ावा देना था। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए यह लीग बनाई। यह संगठन ब्रिटिश राज के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा था। उन्होंने इसके माध्यम से भारत में शिक्षा और स्वराज की बातें प्रचालित की। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो है 1998 में मिला था। उनका योगदान मुख्य रूप से गरीबी, विकास और कल्याण अर्थशास्त्र में रहा। उन्होंने सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनकी कार्य प्रणाली से नीति और निर्माण में सुधार हुआ। विकासशील देशों में उनके सिद्धांतों का विशेष महत्व है। सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? भारत की किस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? गंगा, गोदावरी, यमुना या नर्मदा। तो इसका सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी नदी का जल संग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,12,000 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है और जल संग्रह क्षेत्र व्यापक होने के कारण कई राज्य की कृषि और जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? कोपेनहेगन, बान, उमेउआ या फिर कोलंबिया। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उमेउ। स्वीडन का शहर उमेवा को विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर माना गया। यह शहरी नवीकरण ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक पर आधारित है। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन और CO2 उत्सर्जन कम करने के लिए शुरू की गई। उमेऊ में परिवहन ऊर्जा और उद्योग को कार्बन मुक्त बनाने पर ध्यान दिया गया। यह शहर हरित और टिकाऊ विकास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना महानिबंधन सेंसस रजिस्टर जनरल पद का किस वर्ष सृजन किया गया? 1861, 1871, 1881, 1891।
इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है 1881। भारत में जनगणना महानिबंध यानी महानिबंध जो है रजिस्टर जनरल का पद जो है 1881 में स्थापित हुआ। इस पद के तहत राष्ट्र जनगणना का संचालन किया जाता है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। इस पद के माध्यम से देश के जनसांख्यिक आंकड़े तैयार किए जाते हैं। यह प्रशासन और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन सा प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई। नासिक के जैक्सन हत्याकांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था जिसे फांसी की सजा दी गई। विष्णु राम वैकेंट, नवल हरी, नवल राव या सावरकर। तो इसका जो सही जवाब है वो है नासिक के जैक्सन हत्याकांड में विनायक दामोदर सावरकर को, ठीक है, सावरकर इज करेक्ट है। सावरकर को जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सावरकर को जो है फांसी दी गई थी, ठीक है। मुख्य रूप से अभियुक्त थे, उन पर ब्रिटिश अधिकारी की हत्या का आरोप लगा और उन्हें पकड़कर मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई, ठीक है। उन पर मुकदमा पहले चलाया गया, फिर फांसी की सजा सुनाई गई। सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे। क्या थे? सावरकर जो थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। क्या दी? स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। अगला क्वेश्चन है आम्लराज यानी कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इक्वा रेगिया। ऑप्शन है अनुपात 1:1, 3:1, 1:3, 2:3। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1:3 में, ठीक है, 1:3 में। आम्लराज एक अत्यंत शक्तिशाली अम्लीय मिश्रण है। यह नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। इसमें 1 भाग नाइट्रिक एसिड और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह सोना और प्लेटिनम जैसी धातु में को घोल सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मुक्का कहा जाता है। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मुक्का कहा जाता है, गेट ऑफ मुक्का कहा जाता है। विच मुगल पोर्ट वर नाउन एज बाबुल मुक्का। सूरत, गोवा, मछलीपट्टनम या हुगली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सूरत। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। यहाँ से हज यात्रा पर जाने वाले जहाज जाते थे। इसी कारण सूरत को बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। यह गुजरात में स्थित था। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला या सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वे भारत में मानव सेवा के लिए प्रसिद्ध थी। वे प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने गरीबों को और बीमारों की सेवा की। अगला क्वेश्चन है समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी कौन सा है। विच इज द नियरेस्ट मैरीटाइम नेबल ऑफ इंडिया। श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार या इंडोनेशिया। सही जवाब है मालदीव। मालदीव जो है सबसे निकट पड़ोसी देश है। भारत का समुद्री पड़ोसी देश मालदीव सबसे निकट है। यह अरब सागर में स्थित है और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है तरबूज किस आवृत्ति बीज कुल से संबंधित है। तरबूज किस आवृत्ति बीज कुल से संबंधित है। वाटरमेलन बिलोंग टू विच एंग्लोस्पर्म फैमिली। तो ये जो संबंधित है तरबूज एक बेल वाला पौधा है। क्या एक बेल वाला पौधा है या जो है कुकु कुकुरबिट केस से संबंधित है। किससे? कुकुरबिट केस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। और इस कुल में ककड़ी, लौकी और कद्दू भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया।
आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डायनेमिक्स? मार्शल, शुम्पेटर, जे.एम. कीन्स या रिकार्डो? तो ये जो आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत जोसेफ शेम्पेटर ने दिया, उन्होंने आर्थिक विकास में नवाचार और भूमिका पर बल दिया। उन्होंने सिद्धांत पूंजीवाद की गतिशीलता प्रगति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्यकरण किया गया? मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया? अंडर विच सिस्टम वाज द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मिलिटराइज? तो इसका जो मुगल कालीन जो व्यवस्था थी वो थी, मुगल कालीन में प्रशासनिक और सैन्य दोनों कार्य के लिए वसंतदारी प्रणाली लागू है। कौन सी ये लागू है? मंसबदारी प्रणाली लागू है। ठीक है, मंसबदारी प्रणाली लागू है। इसमें अधिकारियों को पद, वेतन और सैनिक की संख्या दी जाती थी। अकबर ने इसे सुव्यवस्थित किया। किसने सुव्यवस्थित किया? अकबर ने सुव्यवस्थित किया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? हु वाज द फर्स्ट इंडियन राइटर टू रिसीव द नोबेल प्राइज? तो ये जो दिया गया था, ये दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1983 में गीता और गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता और साहित्यकार थे। उनकी काव्य शैली में भारतीय संस्कृति और मानवता का मिश्रण था और वर्ल्ड लिटरेचर में उनका योगदान अमूल्य है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में क्या होता है? व्हाट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा? तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में जो है प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है। इसमें पॉजिटिव आयन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, लोन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यह गैस की चौथी अवस्था मानी जाती है। क्या मानी जाती है? गैस की चौथी अवस्था मानी जाती है। सूरज और अन्य तारों में प्लाज्मा पाया जाता है। किसमें? सूरज और अन्य तारों में प्लाज्मा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? व्हेन वाज नेशनल ईयर डिक्लेयर्ड? 1950, 1969, 1971, 1980? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1969। भारत सरकार ने 1969 को राष्ट्रीय वर्ष नेशनल ईयर घोषित किया था। यह सामान्य ज्ञान का विषय है। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक जागरूकता को बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन है, पितृदान का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट रिकॉर्ड यूज ऑफ पितृदान? अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा? तो पितृदान का प्रथम प्रयोग जो है वो किया गया था हुमायूं के मकबरे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, हुमायूं के मकबरा में। पितृदान संस्कार का इतिहास प्राचीन है। प्रथम बार इसका प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया माना जाता है। यह धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक परंपरा से संबंधित है। हिस्ट्री में मुगल कल्चरल और प्रैक्टिस में पूछा जाता है। इससे समाज में पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में दुअप्पा सियप्पा रैंक लाया गया? किसके शासनकाल में दुअप्पा सियप्पा रैंक लाया गया? ड्यूरिंग हुज रैंक वाज द डू सप्पा सी सप्पा रैंक इंट्रोड्यूस? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर? तो सही जवाब जो है दुअप्पा सियप्पा रैंक अकबर ने वंशबदारी प्रणाली में लागू किया। इसमें अधिकारी के पास 2 अश्व या 60 अश्व की सैन्य इकाई होती थी। यह प्रशासनिक और सैन्य संगठन को सुव्यवस्थित करने के लिए था और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनमें से कौन सा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सलमान रुश्दी या फिर अनुरुद्धि राय या प्रेमचंद? तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वे पहले भारतीय थे और उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। उनकी काव्य रचना विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नाथुरा दर्ला किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट नाथुरा पास लोकेटेड?
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये जो स्थित है सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में राज्य में स्थित है। यह भारत चीन सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। इंडो चाइना हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर नए हैं और चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आप लोग स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और आने वाली नोट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।